अस्सलाम वालेकुम जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। दिन का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ शिराज भट्ट और मैं हूँ महविश हबीब और आपको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके ईद का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ख़ास तौर पर अगर बात करें रिश्तेदारों के हवाले से, दोस्तों यारों के हवाले से, आपके हल्का अहबाब के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप इन लोगों के साथ ईद मनाते हैं। एक पैगाम ईद का मैं ज़रूर देना चाहूँगा, वो ये है कि आपने रूठों को मनाना है। जो लोग आपसे नाराज़ हैं, जो लोग आपसे झगड़े हुए हैं, तो इनको मनाने का बेहतरीन मौका साल में अल्लाह ताला आपको एक देता है और वो होता है ईद का। कुछ नहीं करना, आपने मोबाइल फ़ोन उठाना है, उनको मैसेज करना है ईद मुबारक, बस इनिशिएट करें। कोई छोटा बड़ा नहीं होता इनिशिएट करने से, आप इनिशिएट करके तो देखें। यकीन करें जब उनका रिप्लाई आएगा यू विल फील प्राउड कि आपने इनिशिएट किया। तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट मैसेज है। बिल्कुल शराज, मैं आपकी बात से सेकंड करती हूँ, क्योंकि ईद ऐसा त्यौहार है जितना ज़्यादा हम अपनों के साथ मिलकर मनाएंगे, इसकी खुशियाँ मज़ीद दुबाला होंगी, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और साथ ही साथ आपने एक काम करना है, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल करना है। अपने नेबर में हमारे यहाँ ईद पे एक रवायत होती है कि जो मीठे पकवान हैं उनका तबादला होता है, और ये मीठे पकवान जो है ये कड़वाहट कम करने का भी ज़रिया बनते हैं। तो आपके जितने भी ताल्लुकात हैं जो किसी न किसी रंजिश की वजह से ख़राब हो चुके, यही मौका है मीठी ईद का, अपने रिश्तों में मिठास लेकर आए। और यकीनन आप ये जो इनिशिएटिव लेंगे वो हमेशा आपको याद रहेगा, और ये जो ईद है वो यादगार रहेगी आपकी। फैसलाबाद शहर की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात, एजुकेशन सेक्टर से हमारे साथ बहुत सारे मेहमान आते हैं और उनके साथ उनसे गुफ्तगू की जाती है। तो आज भी बड़े ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ, उसके बाद अपनी ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हैं एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के। और सर, आपको वेलकम कहते हैं हमारे इस शो में, हमारी इस ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खालिदा जलाल साहिबा, जो कि साबिक प्रोफेसर हैं उर्दू अदब GCU विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्र अल्लाह का। प्रोफेसर साहब, ये बताएगा कि ईद पर, ख़ास तौर पर ईद हमें एक पैगाम देती है, और वो ये देती है कि हुकूकुल इबाद जो है वो हमें नहीं भूलने चाहिए। बंदों के हकूक़ है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला ने एक कैटेगरिकली बता दिया है कि आतल माला अला हुब्बी ही, तुम अपने माल से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, लेकिन उसके बावजूद उसको खर्च करते हो। ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है। आतल माला अला हुब्बी ही ज़ाविल कुर्बा, किस पे खर्च करते हो? अपने कुर्बा पे, यानी कि अपने रिश्तेदारों पे। वल यतामा वल मसाकीन वबनस सबील वस्साइलीन वफिर रिकाब, यानी कि अल्लाह ताला ने पूरी कैटेगरी दी है कि कहाँ कहाँ हमें कैसे कैसे खर्च करना है और किस किस तरह से खर्च करना है। तो हुकूकुल इबाद के वाले से बात करें तो आजकल मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ बड़ा कम नज़र आ रहा है। आप इसकी रीज़न क्या देखते हैं? थैंक यू जी शिराज, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने ईद के शो में इनवाइट किया। तो ये जो हुकूकुल बाद वाली बात है, ये तो मैं समझता हूँ ये हमारे आलम भी नहीं बताते। आपने तो वो पूरा सिलेबस जो है, जो पूरा निसाब है, जो मालिक कुल ने, आसमानों के खालिक ने, जो हम सब का राज़िक है, उसने कुरान पाक में बताया है कि आपने किन पे खर्च करना है। तो इसमें ये है कि हुकूकुल इबाद ही सारी ज़िंदगी का महवर है। हम ज़िंदगी गुजारते हैं, ईद के दिन जो है हमारे जो शो है, हमारी ज़िंदगी का जो सेटअप है, वो हमें एक दूसरे से आगे निकल जाने का सबक सिखाता है कि किसके पास महंगे कपड़े हैं, किसके पास महंगी जूती है, किसके पास महंगी गाड़ी है, किसके पास महंगा घर है। ये सारी की सारी रेस जो है, इससे अगर कोई बंदा अपने बच्चे की शादी भी करता है तो उसमें 200 डिशेज से शुरू करता है। तो ये जो कल्चर है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारा जो शो है ईद का जो है, जो मेरी ईद जो शुरू होती है, एक तो हम रोज़े रखते हैं। रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी ईद पर वो आए जिसने रोज़े रखे हैं, जिसने मुझे रब माना है, जो मेरी बंदगी पे बिलीव करता है। तो मेरा तो ये है, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मेरे वो अपने कुलीग जो हैं, जो 0 ग्रेड के हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनकी तनख्वाह 20 से 30-40 हज़ार तक है, उनके पास मैं जाता हूँ, उनको अपने घर पे बुलाता हूँ, उनकी फैमिली के साथ शेयर करता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये ज़िंदगी जो है हम सब की एक जैसी है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा पे जो बात बताई थी कि तमाम जो है हम बराबर हैं। मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया है, किसी अरबी को, किसी अजमी पे कोई फ़कीयत नहीं है। अगर किसी को फ़कीयत है तो वो उसके तकवे की हैसियत है। तो वो जो है, जब एक बड़ा आदमी जो है, एक बड़े प्रिविलेज ओहदे का बंदा उनके घर जाता है, उनके बच्चों के साथ मिठाई देता है, उनको कुशीदी देता है,
तो वो अपने कद को उस वक्त के लिए ऊपर ले जाते हैं कि यार इस बंदे ने हमारे साथ शेयर किया, और अपने खुदा से बात करते हैं कि ऐ खुदा, इसने जिस तरह इसने हमारे साथ आकर इजहार हमदर्दी किया है, हम पे हाथ रखा है, हम पे सरपरस्ती का हाथ रखा है, इस पर भी आसानियाँ कर दे, इस पर भी कामयाबियाँ कर दे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे घरों में प्रोफेशनल बैगर्स आते हैं। इस पे मैं शिराज भट्ट साहब आपके इसके प्रोग्राम की तवज्जो से हमें ये मैसेज देना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, डिज़र्विंग हैं, उन तक ना ज़कात पहुँचती है, ना कोई मदद पहुँचती है, ना कोई खैरात पहुँचती है। ये सारे के सारे प्रोफेशनल बैगर्स हैं। ये इन्होंने सारे चौंक अलाट किए हुए हैं। एक बंदा गाड़ी में आता है, इनसे आगे रिसीविंग करता है, और ये प्रोफेशनल बैगर्स है अपनी बच्चियों को जहेज में चौंकों की अलाटमेंट करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, ये चौंक आपके नाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसे जो नीडी जो है, आपका कुरान पाक का बहुत ज़्यादा मुतालिया है, मैं बहुत बड़ा शिराज आपका एडमायरर हूँ, तो इसमें ये है कि जो है कुरान पाक जो हमें बताता है कि वो ऐसे लोग जो है मिडिल क्लास हैं, जो मांग नहीं सकते, जो अपना आप बता नहीं सकते, उन तक पहुंचना जो है ये ईद का मकसद है। हमारे फैमिलीज़ में ऐसे लोग हैं जो झिझकते हैं, जो शर्मते हैं कि क्या कहेंगे कि इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास कपड़े नहीं हैं, इनके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं है। उन तक राजदारी के साथ अगर आप कुछ चीज़ पहुंचा देते हैं तो ये मेरे रब का, ये मेरे रसूल का, ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। और आप भी ये करें, जो प्रोफेशनल बैगर्स को, मेरा एक दोस्त, हम पिछले दिनों एक गाड़ी में बैठे थे, तो उस एक प्रोफेशनल बैगर आया गाड़ी में, उसने कहा पैसे दो, तो गाड़ी में जो है वो 2 रुपये का था नोट, तो उसने दिया, तो उसने उसके मुंह पे मारा मेरे दोस्त ने। तो ये है लेवल, ये इस तरह का घटिया लेवल हो चुका है। जो असल लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, और ज़कात का भी जो निज़ाम है हमारे इस्लाम में, वो ये नहीं है कि आप जाके मोहल्ले में दूसरे निकलें। सबसे पहले अपने ख़ानदान में देखें। अगर किसी का भाई फौत हुआ है, हमारे मुआशरे में सोशल सपोर्ट नहीं है, उसके बच्चों को देखें, अपनी को बहन को देखें, भाई को देखें। अगर आपकी फैमिली सिक्योर्ड है, फिर आप अपने मोहल्ले में जाएँ। अगर आप मोहल्ले में भी कवर हो गए हैं तो इर्द गिर्द के बजाय आखिर में फिर बाहर के मोहल्ले में जाकर आप ज़कात देंगे। तो ये खुशियाँ बांटने का जो दीन है, सलामती का जो दीन है, और ये नहीं है कि आप उसके अपना शोबाजी करें, आप साथ लेकर चलें, गिरे हुए को उठाएं, बीमार को लेकर चलें। एक और कंसेप्ट जो हुआ है ईद पे देखा है, रमज़ान में लोग उम्रे पे जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने 196 उम्रे किए हैं, और उनके हमसाए में 2 बंदे कैंसर से मर गए। इस वजह से मर गए कि उनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से मर गए कि वो भूख से मर गए। लेकिन क्या आपके तवज्जो से मैं पूछ रहा हूँ, क्या हमारे उलमा इकराम, क्या हम दानश्वर, सो कार्ड दानश्वर, कभी किसी ने इस चीज़ को एड्रेस किया? ज़िंदगी में एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है। उम्रा जो है, जब आपके हमारे हमसाए जो हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मुझे डर लगता था कि मेरा रब कहीं हमसायों को हमारी विरासत में हिस्सा ना दे दे। बिल्कुल। और हम जो है अपने घर में कुछ चीज़ खा रहे हैं तो हड्डियां जो हम साए के घर पे फेंकते हैं, या कुछ चीज़ खा रहे हैं तो छिलके उनके घर पे फेंकते हैं। इस चीज़ को हम प्रोफेसर साहब हम एक्सेप्ट तो करते हैं, हमें पता होता है ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो मेरे टीचर से मिसाल देते तो थे वो ऑस्ट्रिच की, ये जो शुतुरमुर्ग होती है ना, वो प्रॉब्लम को देखती है, जब ट्रबल को देखती है तो अपना सर जो है ना धंस लेती है ज़मीन में, और ये असूम करती है कि प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर। तो हम लोगों ने मेरे ख्याल में माशरे के अंदर जितने मसाइल हैं ना, उसके ऊपर हमने आंखें बंद करी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हों। जहाँ जहाँ हमारी नशरियात देखी जा रही है, वंस अगेन सबको ईद की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। और क्योंकि ईद वाला दिन है और हमारे प्रोग्राम में बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ आती हैं, हम जानते हैं कि वो ईद किस तरह से सेलिब्रेट करें, क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है, इसे अपने साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जलाल आरिफ साहब, मिसेस खालदा जलाल भी मौजूद हैं। मैं आपसे मैडम जानना चाहूँगी कि आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है। ख़वातीन के हवाले से एक बात फेमस है कि उनका ईद की सुबह जो है आगाज़ भी किचन में होता है और एंडिंग जो है वो भी किचन में होती है। हाँ जी, ऐसा ही है कि सुबह आगाज़ होता है दिन का, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो मर्द हज़रात हैं वो तो फिर नमाज ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनको जाने से पहले सवैयाँ वगैरह
मीठा बना के घर में जो है वो सवैयाँ या जो इस तरह की कोई और चीज़, तो वो उनको देते हैं और वो खा के तो चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं तो फिर नाश्ता वगैरह होता है और फिर दोस्तों से मुलाकातें इनकी होती हैं, या फिर दोस्त आ जाते हैं घर में मिलने के लिए और हम अपने बच्चों में बिज़ी हो जाते हैं। मेरी माशाल्लाह बेटियों की शादी हो गई है तो वो आ जाती हैं मिलने के लिए, उनके बच्चे हैं, तो इस तरह मसरूफ़ियत रहती है। या फिर हमारे साथ फैमिली जो रहती हैं उनसे मिलना जुलना होता है, वो आ जाते हैं और हम उनकी तरफ चले जाते हैं। तो इसी तरह मसरूफ़ियत में सारा दिन गुजर जाता है। दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद फिर ये है कि अगर माँ बाप के घर जाना होता है, मैके जाना होता है, बहन भाइयों से मिलना होता है तो उनसे मुलाकात होती है और वहाँ पे सब फिर बहन भाई सारे इकट्ठे होते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप भी प्रोफेसर हैं उर्दू अदब में, माशाल्लाह सर आप भी प्रोफेसर हैं। ये दो प्रोफेसर मिल गए तो ये घर तो ऐसे लगता होगा यूनिवर्सिटी बन गया। हमारा घर वैसे यूनिवर्सिटी है। तो फुल डिसिप्लिन होगा, 9:01 पे नाश्ता नहीं होगा, पूरे 9 बजे नाश्ता होगा। ऐसा ही होता है क्लास का जैसे टाइम होता है, मीटिंग घर में भी मीटिंग शुरू हो जाती है। होता है स्टाइल जो है रेप्लिका होता है। अच्छा, वो माइंड सेट में होता है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि वाकई में डिसिप्लिन इतना ज़्यादा कैरी किया घर में है? डिसिप्लिन सुबह के वक्त तो होता है। आपको पता है कि सभी ने नाश्ता करके अपने अपने जो है ऑफिस में जाना है, बच्चों ने अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, मैं खुद जाती हूँ, तो उस वक्त तो जारी बात है कि अच्छा, आपको वो दौर भी याद होगा जब हम दस्तरखान पे बैठ के इकट्ठे नाश्ता खाना, जी जी, रात का खाना तो लाजमी हम इकट्ठे खाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब जब से हम लोग सब काम करना शुरू हो गए हैं, सब अपने मसरूफियत होती है, कोई 7 बजे खाना खा रहा है, कोई 8 बजे खा रहा है, किसी का 9:30 बजे दस्तरखान लग रहा है, तो उससे मुझे लगता है एक बरकत होती थी। तो दस्तरखान लगता था ना, प्लेटें लग रही हैं, रोटी का पूरा वो कर्टन आ रहा है, बरकत भी होती थी और बच्चे जो थे सीखते थे टेबल पे बैठ के बहुत सी बातें। दादा या दादी या नाना या बड़े लोग जो थे वो टोकते थे किसी बात से बच्चे को, बच्चे के ज़हन में वो बात बैठ जाती थी और वहाँ पे तहजीब सिखाई जाती थी, टेबल के ऊपर डिसिप्लिन सिखाया जाता था, जो अब नहीं है। बच्चे अलग अलग नाश्ता करते हैं, वो उनकी अपनी अपनी मसरूफियत है, तो वो चीज़ अब नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़ मैं भी बहुत मिस करता हूँ, ये वो चीज़ मैंने अपने बचपन में बहुत देखी है, लेकिन अब वो नहीं है। हाँ जी, नहीं, अब वो नहीं है। अब वो होता है कि जी पहले तुम खा लो, फिर मैं बाद में खा लूँगी। मेरी वालदा भी ऐसे होती हैं कि तुमने खा लो, तुमने जाना है तो खा लो, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ प्रोफेसर साहब कि मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। लेकिन हम अब साथ खाना नहीं खाते टेबल पे, तो अब ये हुआ है कि हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं, सारी दूरी आ गई है एक दूसरे के साथ। पहले तो कोई एक बंदा कम होता था टेबल पे, जब तक नहीं आया खाना नहीं। अच्छा, मैंने देखा है कि इत्तेफाक से प्रोफेसर साहब हम बैठे भी हो ना टेबल पे, तो खाना खा रहे हैं, साथ मोबाइल फोन गपशप होती थी ना, वो नहीं। मैं इसको सम अप करता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें। जी जी ज़रूर। इसमें जैसा कि आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जो पहले ज़माने का किचन था, जो माँ का किचन था, तो माँ जो है वो सारे बच्चों को लुक आफ्टर करती थी और सबसे कम जो प्रिविलेज बर्तन होता था वो माँ का होता था। हर अच्छी से अच्छी चीज़ अपने खामद को देती थी, अपने बच्चों को देती थी और बाद में छुपा कर वो खाती थी। और वो इतना डिसिप्लिन था, खाने सुबह के वक्त इकट्ठे होते थे, दोपहर को इकट्ठे होते थे, रात को इकट्ठे होते थे। लेकिन आजकल जो इतना दौर है, सुपरमेसी का दौर है, प्रिविलेज है, एडवांसनेस आ गई है, इतना बुरा दौर आ गया। अगर घर में 5 लोग भी हैं, मैं अपने घर जनरल घर की बात, रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, घर में 5 अफराद हैं, वो 5 अफराद भी आपस में कई महीने नहीं मिलते, वो व्हाट्सएप पे बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा कहता है अपनी माँ को, माम गिव मी 1 ग्लास ऑफ मिल्क, तो बाई व्हाट्सएप मैसेज कहता है। तो माँ भी जो है व्हाट्सएप पे मेड को कहती है, मेड गिव मी 1 ग्लास ऑफ मिल्क टू माई सन। और फिर ये मैंने देखा इतनी बुरी आदत हो गई है शराज भट्ट साहब, एक टेबल पे बैठे हैं, आपस में भी बात कर रहे हैं तो सीक्रेटली व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। तो बड़े बड़े, एक इंग्लैंड में एक है एक रेस्टोरेंट, तो उन्होंने कहा कि वी हैव नो वाईफाई, प्लीज टॉक टू ईच अदर। अब किसी घर में आप जाएं, कोई सलाम नहीं लेता, कोई खैरियत नहीं पूछता, कोई गले नहीं मिलता, वो वाईफाई का कोड देते। और दूसरा ये है जो आपने किचन की बात की, आपने बड़ा बर्निंग स्पॉट उठाया कि पहले जो है घर के खाने खाते थे, अब तो आप रात के 12 बजे 1 बजे बेल बज रही है जी, आपके घर से ऑर्डर आया है 1 बजे 2 बजे। अब जो 4 बजे बच्चा खाना खाएगा या खतून खाएगी, उसके जहन पे क्या असरात होंगे, उसकी सेहत पे क्या असरात होंगे। मैं आपके इस चैनल के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस्लाम जो है हमें डिसिप्लिन सिखाता है। दिन बनाया है काम करने के लिए, ये अभी पहली जमात में सिखाया गया, रात बनाइए आराम करने के लिए।
फजर के वक्त लोग उठते थे, लेकिन बच्चे जाते रात थे। जागते हैं, सारी तो रात ये जागते सारा का सारा जो है डिसिप्लिन जो है IT ने, वाई-फाई ने और नेट ने, और इतना हो गया है कि लोग जो है एक दूसरे को खुशियाँ भी जो हैं अपने मरक का जो पैगाम है वो भी व्हाट्सएप पे करते हैं। एक फॉरवर्ड मैसेज कर दिया जाता हाँ है। फॉरवर्ड। अब ऐसा है कि टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, इंसान समझता मैंने भी की है, तो दुनिया उसकी दहलीज पे आ गई है, लेकिन घर के लोग उससे दूर हैं, बिल्कुल वो बहुत दूर हैं, ऐसे दुनिया उसकी मुट्ठी और में है। ईद की भी बात करें ना तो मैम ईद को भी देखें तो हमारी ईद जो बचपन में मैंने ये दौर देख लिए हैं। जी आप लोगों ने शायद मेरे से ज़्यादा वो देखे हाँ हैं। जी। मैंने 2 दौर ये देखे हैं कि ईद कार्ड होता था, जी जी डाकिया लेके क्या आता था। बात, बहुत कुछ। तो बहुत और खूबसूरत। उसकी जो खुशी होती थी उसको खोलने किसकी तरफ से आया थी, सारे पढ़ रहे होते थे। तो ये इस पे मैं बात 15 करना रोजे चाहूंगा। से शुरू हो जाती थी खरीदारी ईद कार्ड। ये मैं बात करूंगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे ईद कार्ड से ही गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में वेलकम बैक जी। सिटी 41 की जानिब से तरतीब दी जाने वाली ईद की खसूसी नशरियात में आपको वेलकम कहते हैं। छोटी ईद बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं आपके संग, और इस वक्त हम मौजूद हैं अपने किचन के अंदर। हमारे साथ है शेफ जांजेब। अस्सलाम वालेकुम जांजेब। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आने से पहले क्या बन रहा है? अच्छा, आप जब भी आते हैं ना तो खाना मैं तब बनाना शुरू करता हूँ। मैंने कहा ऐसा करता हूँ, आज मैं बनाना शुरू करता हूँ, तब आप आएंगे। ठीक है, हम क्या बस बना है? आपकी खुशबू जिसे कहते हैं किचन में आई और हम भी आ गए। नहीं, मेरी खुशबू खींच लाई है आपको, खाने की नहीं खींच के लाई। तो हम चाइनीज स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए चिकन है मैंने बॉइलिंग के लिए रखा हुआ है, और एक पहले के अंदर मैंने मैदा, कॉर्नफ्लोर, पानी और अंडे इसको बीट कर लिया, और इसको मैं थोड़ा सा छान लूंगा ताकि जब हम क्रेप्स बनाएं तो वो मतलब डी शेप ना बने, तो अंदर गुठली ना आए। ठीक अच्छा है। सही है। इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स डलती हैं? इसमें वेजिटेबल जो चाइनीज़ की होती हैं वो आप डाल सकते हैं। कैबेज है, कैरेट है, अनियन है, उसके बाद स्प्रिंग अनियन है और मशरूम्स वगैरह हैं। इवन दो कि अगर आप इसको सी फूड के साथ बनाना चाहें तो वो भी बना अच्छा, इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इसको हम ग्रिल भी कर एयर सकते फ्राई हैं, भी। एयर फ्राई में भी कर सकते हैं, ठीक बेक है। भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इसको डीप फ्राई भी करते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि वो हमने करूंगा इसको मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल में ना, इस गोल्डन वजह कुकिंग से। ऑयल में हमने इसको फ्राई करना होता है। और गोल्डन कुकिंग ऑयल जो है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विटामिन A, D और E से भरपूर है, आपकी सेहत का जामिन है। यही वजह है कि हम जब भी फ्राई करते हैं तो हमें किसी चीज़ की भी परवाह नहीं होती, कोई गिल्ट नहीं होता कि हमने इसको फ्राई करना है तो हमें जो कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। तो यही वजह है कि हमारा इंतखाब जो है थ्रू आउट द रमज़ान जितने भी पकवान तैयार हुए हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल गोल्डन कुकिंग ऑयल रहा है। उसकी वजह यह है कि आपका सेहत का जामिन है, और ख़ास तौर पर जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए भी, उनको दिल करता है कोई अगर वो तली हुई चीज़ें भी खाएं और उनको नुकसान भी कोई ना पहुंचे, वो सेहतमंद भी रहें, सेहतयाब भी रहें, तो गोल्डन कुकिंग ऑयल इज़ द बेस्ट चॉइस। बिल्कुल शराज, और गोल्डन बनास्पति भी बेहतरीन चॉइस है, और वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि गोल्डन बनास्पति को माहिरीन की निगरानी में तैयार किया जाता है, इसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। इसकी क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए इसे 100% इजाफी अशिया से पाक रखा जाता है। खाने को टेस्टफुल बनाता है, खुश जायका बनाता है, और इसके साथ साथ ये पाम, सोया बीन्स और कपास के बीज का ये बनास्पति जो है मरकब है, ग़िज़ाइयत के लिहाज से भरपूर है। विटामिन ए और विटामिन डी की ग़िज़ाइयत भरपूर तरीके से मौजूद है। आप ब्रेकफास्ट इसमें बनाएं, आप दोपहर का लंच इसमें बनाएं, आप डिनर तैयार करें, कोई भी पकवान आप इसमें रेडी कर दें, हर पकवान जो है वो टेस्ट में बहुत ही उम्दा होगा, और हर कोई आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएगा कि वाह क्या खाना बनाया। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो किचन के अंदर हमारे जितने भी मसाला जात इस्तेमाल होते हैं पकवान के अंदर, और आज भी गालिबन जो स्प्रिंग रोल तैयार किए जा रहे हैं उसके अंदर भी चाट मसाला जो इस्तेमाल किया जाएगा मेरे ख्याल में, सोया सॉस, विनेगर, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, ये सारा कुछ जो है केचप के साथ सर्व भी करूंगा ना। बिल्कुल कंट्री प्लस का यूज़ किया जाएगा जी। और कंट्री प्लस ने एक नया इनिशिएटिव लिया कि ये 12 जार्स जो हैं वो मुतारिफ करवा दिए हैं। टेंटन एंड या 12 जार्स देख रहे हैं। 12 जार्स का फ़ायदा ये है कि जितना आपने मसाला इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल करिए, बाकी का जो है आप पैक करके इस जार के अंदर वापस रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, ये गीला नहीं होगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको पैक करके जो है वो कहीं पे भी रख सकते हैं, एयर टाइट होगा तो मसाला ख़राब नहीं हो सकता। नेक्स्ट टाइम आप जिसको जब भी निकालेंगे एज इट इज़ रहेगा। और इसके साथ साथ कंट्री प्लस से आप कोई भी दूसरी प्रोडक्ट, जिसमें अभी जहाँ से बता रहे थे बहुत सारी प्रोडक्ट्स का नाम लिया इन्होंने, वो प्रोडक्ट्स अगर ऑर्डर करना चाह रहे हैं और आपके पास कन्वींस नहीं है, ख़ासतौर पर ख़वातीन
तो ये नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर पर कॉल करिए। अरमा स्टोर है और अरमा स्टोर से आप कुछ भी ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो वो फ्री डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी है, अवेल करें। और कुछ भी आप मंगवाना चाह रहे हैं 20+ से तो मंगवा सकते हैं। बिल्कुल शराज, और खाने के साथ अगर उम्दा ड्रिंक बन जाए, मिल जाए तो क्या ही बात है। फ्रूटफुल एक ऐसी ड्रिंक है जो कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत तरक्की याफ्ता मालिक में एक्सपोर्ट की जाती है। ट्रांसपेरेंट कैन में मौजूद है जो कि आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, आप कोई भी फ्लेवर ट्राई करें, हर फ्लेवर जो है वो फेवरेट है। आप इसे चिप्स के साथ भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कज़न्स की गैदरिंग में मौजूद हैं, और कज़न्स में ये बात होती है कि हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती है, तो ये मल्टीपल फ्लेवर्स में मौजूद है और यकीनन इसका हर फ्लेवर जो है वो हर किसी को पसंद आएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किचन के हवाले से, तो किचन में हमारे जितने भी किचन अप्लायंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो किए जाते हैं फोटाइल के। और फोटाइल जो है वो हमारा इंतखाब क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि एशिया का नंबर 1 ब्रांड है जो कि हर किस्म के तबके के लिए प्रीमियम क्वालिटी जो है फराहम कर रहा है। और फोटाइल के अगर तेज़ी से खाना बनाने का एक्सपीरियंस जो है वो भी हमारा तजुर्बा फोटाइल के साथ ही होता है। तेज़ी से इसका खाना बन जाता है, स्टोव जो है इसके ताकतवर हैं, फ्लेम्स इसके ताकतवर है। यही वजह है कि खाना मिनटों में तैयार हो जाता है और बेहतरीन होता है, क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। यही वजह है कि हमारा इंतखाब जो है वो खास तौर पर फोटाइल होता है। एनर्जी एफिशिएंसी के वाले से बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी के तमाम मराहिल के ऊपर से गुजर के इसको बनाया जाता है ताकि आपको खास तौर पर बिजली और गैस की बचत के अंदर इंश्योर किया जा सके कि आपकी बचत हो और आप सेफ भी रहें। सेफ्टी मेजर्स को भी पूरा किया जाता है ताकि आप और आपकी फैमिली सेफ रहे। बिल्कुल शराज, आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे और हमारे नाज़रीन भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं वो अपनी डाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने फ्राइज़ भी खानी है, समोसे भी खाने हैं, पकोड़े भी खाने हैं, लेकिन डाइट पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो उनकी ये जो मुश्किल है ये आसान की है ज़ूब दी किचन टॉवल ने, जो कि अप टू 260 किलो कैलोरीज अब्जॉर्ब कर लेता है। आप गिल्ट फ्री खाना खा सकते हैं। वो एक दिन होता है ना चीट डे, तो अगर ज़ूब दी किचन टॉवल आपके पास है तो आपका हर दिन जो है वो गिल्ट फ्री होगा और आप हर दिन चीट डे मना सकते हैं खाने के मामले में। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ड्रिंक्स के हवाले से तो मैविश हमारा इंतखाब जो है, बल्कि हर पाकिस्तानी का इंतखाब जो है सन 1947 से लेके अब तक जो है वो रूह अफ़ज़ा रहा है। रूह अफ़ज़ा जो है उसके बगैर दस्तरखानी मुकम्मल नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इफ्तार जो हमारी अभी रमज़ान गुजरा है उसके अंदर इफ्तार ही मुकम्मल नहीं हो पाती थी अगर उस पर रूह अफ़ज़ा नाम मौजूद हो। रूह अफ़ज़ा ने एक नई टैगलाइन मुतारिफ करवाई है और वो है जी चल मेरे लाल। और चल मेरे लाल के तहत एक बड़ी अच्छी बात आपको बताई जाती है, बल्कि 2 अच्छी बातें आपको बताई जाती हैं। पहली ये कि आपने इफ्तारी के दस्तरखान के ऊपर इफ्तारी की दुआ को नहीं भूलना। दूसरी चीज़ कि आपने ख़वातीन को हेल्प करना है, उनको असिस्ट करना है किचन के अंदर। अगर वो काम कर रही हैं, वो बिरयानी बना रही हैं तो प्याज काट के दे दें, कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर दें, चिकन धो दें या फिर रूह अफ़ज़ा ही तैयार कर दें। तो ये भी ईद के दिन गुजर रहे हैं तो ईद में भी ख़वातीन की हेल्प ज़रूर करें, उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि ख़वातीन जो है उनकी मदद से ही हमारा घर चल रहा होता है, हमारे बच्चे खुश होते हैं, बच्चों के पेट भरे रहते हैं। ख़वातीन जो हैं वो आपके कपड़े प्रेस करके देती हैं, तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा वो काम करती हैं तो उनको भी असिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल शराज, क्योंकि ख़वातीन की मसरूफियात ईद पे भी बढ़ जाती हैं, बल्कि ना सिर्फ त्यौहार के मौके पे, आम दिनों में भी आप ख़वातीन को असिस्ट किया करें और इससे आपके घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और काम भी जो है वो भी टाइमली कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप सो आपको हमारी बात समझ में आई होगी। और अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ साहब मौजूद हैं और प्रोफेसर खालिदा जलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर, मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था ईद कार्ड के हवाले से। तो वो जो खुशी होती थी ना ईद कार्ड मिलने की, तो वो आजकल बड़ी हम मिस करते हैं। आजकल तो होता है ऐसे एक मैसेज बनाया, 398 कॉन्टेक्ट्स को सबको एक ही मैसेज डाला, लो जी बरियो ज़िमा हो गया। मैंने ईद मुबारक कह तो दिया था तुम्हें। सॉरी, अब तो शादी कार्ड भी व्हाट्सएप पे ही आते हैं। अच्छा, तो बट साहब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि जो बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, ये कुछ 10 से 15 रोज़े के बाद जंग बाज़ार घंटा घर में बड़े बड़े स्टॉल लग जाते थे और खूबसूरत से खूबसूरत जो है कार्ड लोग सेलेक्ट करते थे। बाप जो है अपने बच्चों को भेजता था, बच्चे बाप को भेजते थे, फाइलेंसी जो है अपने उसको भेजती थी, मंगेतर उसको भेजता था और बड़ा क्रेज़ होता था, सेंसिटिविटी होती थी, बड़ा इमोशन होता था। इमोशन ख़त्म हो गया, हमारा कमर्शलाइजेशन हो गया। अब तो हर चीज़ जो है व्हाट्सएप पे आ गई है, लोग कारोबार भी व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, अपना दीन भी व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। और इस हवाले से ये जो है कि वो जो वक्त आना चाहिए
कि लोग जब ईद इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे सेवियां खाते थे, इकट्ठे डिशें बनाते थे, और मोहल्लों में जो कल्चर था शिराज भट्ट साहब, उसने बड़ा नुकसान किया। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अगर एक बंदे के घर खाना नहीं बना था तो दूसरा बंदा खामोशी से जाके चेक करके आता था, वो उसके घर खाना पहुँचाता था। अब एक नहीं ऐसा। हदीस है कि आप जब खाना बनाओ तो शोरबा ज़्यादा रख लिया करो, हमसाये के घर में भी भिजवाओ। तो उसमें शिराज हाँ, भट्ट ये साहब इतनी ये जो खूबसूरत है बात कि अब ऐसा नहीं है। अब तो ये है कि अगर हमसाये के पास अगर आप पूछने जाए ना आपने खाना खाया, वो कहता आप होते कौन हमसे पूछने वाले, यू हैव इंसल्टेड मी। तो ये कल्चर जो है मेरे जो दीन ने कहा है वो बहुत अच्छा था। इवन कोई बीमार हो गया, कोई फौत हो गया तो पूरे मोहल्ले वाले उसको लुक आफ्टर करते थे। शादी होती थी तो उसको लुक आफ्टर करते थे। पूरे मोहल्ले के लोग उस दिन, शादी वाले दिन, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग उस घर में दूध जमा करा कर आते थे, अपने बिस्तर जमा करा कर आते थे। ये हारमोनी थी, ये भाईचारा था। ये इन बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जो वापडा सिटी है, वेलेंशिया टाउन है, इसने हमसे जो है भाईचारा छीन लिया है। और हम ये देखते हैं कि उनके घर में कौन सा है कनेक्शन लगा हुआ है, उनके घर कौन सी टाइल लगी हुई है, उनके घर कौन सा पत्थर लगा हुआ है, कौन सा फर्नीचर लगा हुआ। इंसानियत की कोई बात नहीं करता मुकाबले रह है, गए। उसका इखलाक कितना है, उसका जो ना भाईचारा कैसा है, उसका अपने भाइयों के साथ सलूक कैसा Public है, dealing कैसी अपने मुलाजमों के साथ कैसा सलूक है। आप देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था वो आइडियल दौर था। उसके बाद हज़रत उमर का दौर देखें कि उन्होंने ये सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। आप देखें कि यूके में, स्कॉटलैंड में उमर लॉ चल रहा है। अगर सड़क पे कोई बंदा रोड़ी भी फेंक रहा है, जो सड़कें बना रहा मजदूर है, उसको भी वो पेंशन देते हैं, उसकी भी लाइफ से है, उसकी भी सोशल सिक्योरिटी है। और अगर कोई मजदूर है, बेरोज़गार है, तो उनका जो सिस्टम है, हज़रत उमर जो हमारे पैगंबर थे, शिराज भट्ट साहब, हमने छोड़कर हमारे गैरों ने, हमारे दूसरे ने, जिनको हम काफिर कहते हैं, उन्होंने हज़रत उमर लॉ को स्कॉटलैंड में लागू किया। अगर कोई बंदा माशरे में बेरोज़गार है, मजदूर है, वो भीख नहीं मांगेगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर ईद के बारे से हम बात करें तो कुछ बचपन की ईदें होती हैं जो आपके हाफजे का हिस्सा बन जाती हैं, कभी भी इंसान भुला नहीं सकता। तो कोई ऐसी ईद जो बचपन में गुजारी हो अपने पेरेंट्स के साथ, आज भी आपको याद आती हो, जब भी ईद आती है तो वो याद आती है? इसमें जनाब बात यह है कि मेरा तल्लक शिराज भट्ट साहब बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से तल्लक है। हमने शुरू दिल से गुर्बत को देखी है, बड़े टाइट हालात देखे हैं, और अब हमने बेहतर हालात देखे हैं। हमने ये देखा है कि ईद पे जब अपनी आप माँ और बाप के साथ गले मिल जाते हैं ना, तो आप समझते हैं कि आपकी ईद हो गई है और आपको सारे जहान की खुशियाँ मिल गई हैं। हम जब माँ बाप जिंदा थे भट्ट साहब, उस वक्त कोई गम नहीं था। अब कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा शेयर करने वाला नहीं है। सिर्फ आप उनके माँ के साथ गले लग जाएं तो वो गम जो है, जैसे नहीं जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, वो आपका गम चूस लेती थी। और बाप के साथ आपने बात कर ली, उन्होंने कहा अल्लाह अच्छा करेगा। तो वो जो ईदें जो माँ बाप के साथ गुजारी हैं, उनके साथ बैठकर चाय पिए हैं। तो मैं इस चैनल के ज़रिए शिराज भट्ट साहब के, मैं ये अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में जो रिश्ते हैं ना, सिर्फ दो हैं, एक माँ और बाप। बाकी सारे रिश्ते बिजनेस रिलेशंस हैं, डिपेंडेंट हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। बीवी हो, बहन हो, बेटी, गिव एंड टेक है। माँ को, बाप को आप कुछ ना दें, वो आपके लिए मसले पे बैठते हैं। और वो चीज़ है जो उन्होंने ईदें बनाई हैं, जो उन्होंने हमें दिया है, खुद भूखे रहकर, खुद मेहनत मजदूरी करके हमारे लिए कपड़े खरीदे हैं, वो दौर नहीं आया। अब हम करोड़ों रुपए के कपड़े पहन लेते हैं। जो बाप ने एक सूट लेकर दिया था वो ईद में कभी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बचपन की ईदें होती हैं वो कभी लौट कर नहीं आती। यहाँ पर सर मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहती हूँ। होम गवर्नमेंट का घर में बहुत होल्ड होता है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मैम आप पे सख्ती करती हैं? मैडम जो है सख्ती तो है, सख्ती ज़रूर करती हैं। हमने तलखी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे मैडम होता है जहाँ पे अगर आप ओबे ना करें। हमने तो अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। हमने कहा जी जो आपका कानून वो हमारा कानून, जो आपका हुक्म वो हमारा जनाब, हम उससे अमल करेंगे। जो आपका रिश्तेदार वो हमारा रिश्तेदार, जो आपका दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो रंग आपको पसंद होता है वो हमारा रंग। पीछे तो कोई राय नहीं कहीं। मैं कहता हूँ अनकंडीशनल सरेंडर। बस जनाब बाद जो ना अपने खुदा रसूल के बाद जो है घर में बस बीवी को कुछ रख लो तो आपकी ज़िंदगी दुनिया में भी अच्छी हो जाएगी। अगर बीवी आपकी पार्टनर अच्छी है, आपके साथ सपोर्टिव है, तो ये दुनिया में भी शिराज भट्ट साहब के साथ बात करने को बड़ा मुश्किल है। इनका बहुत मुताला है दिन का। तो ये है कि ये जो है ना बीवी जो है
ये जिसकी बीवी अच्छी है, जिसको सपोर्ट करती है, वो आपको अगर हालात मुश्किल भी आ गए मैडम, वो आपके साथ खड़ी है, तो ये जिंदगी जो है आपकी जन्नत बन जाती है। बिल्कुल, श्री के हाथ जो है वो दुख सुख में भी साथ हमने है, तो गम अनकंडीशनल और खुशी सरेंडर में किया भी हुआ साथी है। यहाँ पर मैडम मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सर ने सच कहा है, आपका ही होल्ड है? इत्तेफाक करती हैं सच्ची आप? आपके चेहरे के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बता रहा है कि सही कह रहे हैं। उसमें बट सब बात यह है कि एक दफ़ा मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दो दफ़ा मेरी बेगम मुझसे थोड़े से तलफी बोली, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उस्ताद बड़े कामिल थे। हाँ। उसने कहा अगर घर में अमन चाहते हो तो बीवी की इताअत कर लो, अगर खराबी करना चाहते हो तो लड़ाई शुरू कर लो। तो इन्होंने एक दो दफ़ा सख्त फिक्रे बोले, तो हमने तो एक तो कहते यहाँ से सुनकर यहाँ निकालो, हमारे उस्ताद ने कहा यहाँ ही बाहर ही रखो, यहाँ आएगा तो दिमाग खराब होगा, अंदर ही जाने ना दो। अच्छा 4 दिन के बाद बेगम को एहसास हुआ मैंने तो बंदे के साथ बड़े तलब फिक्रे बोले, तो सहेलियों से बात की, उसने कहा जी आप उससे सॉरी कर लें। तो मेरी बेगम कहने लगी जलाल मैंने आपसे सही है। सॉरी करनी है। मैं कहा आपने तो कुछ कहा ही नहीं है। कहती क्यों? मैं कहा मैं सुनता ही नहीं है। हाँ। वो कहते हैं इतने बेहिस बंदे, मैं कहा जो और भी जो कुछ कहना कह लो। मतलब ये है कामयाबी का राज। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर हर डॉक्टर घर जलाल में आरिफ जो साहब है जो कामयाब कामयाबी का राज घर में बीवी का राज होता है, जो कहता है राज नहीं है वो झूठ बोलता है। बिल्कुल सही है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर जलाल आरिफ साहब का, उनके साथ साथ प्रोफेसर खालिदा जलाल का, कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत मज़ा आपके साथ गुफ्तगू करने का। अब हम रुख करते हैं बिलाल डोगर का और जानते हैं कि बिलाल डोगर जो है वो किन के साथ कहाँ पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओवर टू बिलाल डोगर।